नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। बुलेटिन का आगाज करेंगे। बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी और टीएमसी के बीच जमकर बयानबाजी हो रही है। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने निशाना साधा तो उनके ट्वीट पर टीएमसी नेता नुसरत जहां ने पलटवार किया और कहा कि ये टिप्पणी महिलाओं से नफरत करने वाली है। बीजेपी ने सभी महिलाओं को अपमानित करने की सीमा लांघ दी है और बीजेपी नेता और पार्टी के बंगाल प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने एक फोटो पोस्ट करते हुए जिसमें ये लिखा था कि जो काम दीदी को 5 महीने बाद करना है वो अभी से शुरू कर दिया। इस फोटो में ममता बनर्जी लोगों के बीच में सब्जी बनाती हुई दिखाई दे रही हैं। टीएमसी सांसद नुसरत जहां ने बीजेपी नेता पर हमला करते हुए यह कहा है कि कैलाश विजयवर्गीय की यह टिप्पणी महिलाओं के प्रति नफरत को दर्शाती है। लगातार जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पुरजोर ये कोशिश की जा रही है कि वहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार बनाने में वो सफल रहे, इस तरीके की तमाम कोशिशें की जा रही हैं। दल बदल का सिलसिला जो है वो भी शुरू हो चुका है। नेता अपनी पार्टी को छोड़ करके दूसरी पार्टियों में अवसर देखते हुए दूसरी पार्टियों को ज्वाइन कर रहे हैं और ऐसे में अब जब एक रैली ममता बनर्जी ने की थी वीरभूम में और वहीं पर सब्जी बनाती हुई वो दिखाई दी कुछ लोगों के बीच में, तो उस फोटो को लेकर के वो फोटो जो है कैलाश विजयवर्गीय जो कि बंगाल बीजेपी के प्रभारी हैं, उन्होंने उसे ट्वीट किया और उसमें लिखा जो काम दीदी को 5 महीने बाद करना है वो अभी से शुरू कर दिया है। यानी कि कहीं ना कहीं लोगों से जो कनेक्ट होने की जो प्रक्रिया होती है, लोगों के बीच में जाकर के वोट मांगने की जो सिलसिला होता है वो शुरू कर दिया है ममता बनर्जी ने, ऐसा उन्होंने तंज कसा है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी रैलियां की जा रही हैं और इस दौरान कुछ हिंसक घटनाएं भी सामने आ रही हैं, जिनमें से कैलाश विजयवर्गीय और बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा पर हमला भी है। इस तरीके की हिंसक घटनाएं भी लगातार सामने आ रही हैं पश्चिम बंगाल से और इस घटना को लेकर के ये जो तस्वीरें सामने आई खाना बनाने की सीएम ममता बनर्जी की, तो उसको लेकर के उन्होंने तंज कसा कि दीदी ने वो काम अभी से शुरू कर दिया जो 5 महीने बाद करना है। और उसको लेकर के नुसरत जहां जो कि सांसद भी हैं, टीएमसी की नेता हैं, उन्होंने उन पर निशाना साधा, पलटवार किया। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि बीजेपी नेता महिलाओं का अपमान करने की सभी सीमाओं को लांघ रहे हैं और ये जो बयान है कैलाश विजयवर्गीय का ये भी कुछ ऐसा ही है। ये दुर्भाग्यपूर्ण उन्होंने बताया है। जिस तरीके से ये ट्वीट कैलाश विजयवर्गीय ने किया है उसको लेकर के उन्होंने तंज कसा है, निशाना साधा है कैलाश विजयवर्गीय पर और भारतीय जनता पार्टी पर कि भारतीय जनता पार्टी महिलाओं का विरोध करने की सभी सीमाओं को लांघ रही है, ऐसा उन्होंने आरोप लगाया है। टीएमसी सांसद नुसरत जहां ने बीजेपी नेता पर हमला करते हुए कैलाश विजयवर्गीय की इस टिप्पणी को उन्होंने महिलाओं से नफरत करने वाली बताया। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि बीजेपी ने सभी महिलाओं को अपमानित करने की सीमा भी लांघ दी है। जिस तरीके के बयान अब बीजेपी नेताओं की तरफ से दिए जा रहे हैं उसको लेकर के पश्चिम बंगाल में टीएमसी हावी होती हुई दिखाई दे रही है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर। जिस तरीके से विजयवर्गीय ने ये बयान दिया है, ये स्टेटमेंट दी है, एक फोटो के साथ ट्वीट किया है और उसमें लिखा है कि जो काम दीदी को यानी कि पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी को जो काम 5 महीने बाद करना है वो अभी से शुरू कर दिया गया है। इस तरीके के उन्होंने तंज कसने की ये कोशिश की है क्योंकि पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने और उन विधानसभा चुनावों के लिए ही दोनों तरफ से इस तरीके की बयानबाजी की जा रही है। राजीव रंजन रॉय हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार। राजीव जी, आपका स्वागत है एएनबी न्यूज पर। थैंक यू हितेंद्र। राजीव जी, जिस तरीके की राजनीति पश्चिम बंगाल में हो रही है उसको किस तरीके से देखते हैं आप? क्योंकि तंज कसने की कोशिश की अगर ममता बनर्जी ने एक सब्जी बनाई है लोगों के बीच में जाकर के, तो उसको लेकर के इस तरीके का तंज कसना कि 5 महीने बाद जो काम करना है वो अभी से शुरू कर दिया गया है। कैलाश विजयवर्गीय ने ये ट्वीट किया और उस पर साफ तौर पर जो टीएमसी नेता है नुसरत जहां सांसद भी हैं, उन्होंने ये कहा है कि ये महिलाओं से नफरत भरी टिप्पणी है। देखिए हितेंद्र जी, वेस्ट बंगाल में चुनाव की तैयारी जोर शोर पर है और भारतीय जनता पार्टी वहाँ काफी मेहनत कर रही है और टीएमसी एक महत्वपूर्ण पार्टी होने के साथ साथ सत्ता में भी है, तो कहीं न कहीं एक इस प्रकार से माहौल बनाया जा रहा है कि जिसमें कि जो भारत में जब चुनाव होता है किसी भी राज्य में, तो आप देखते हैं कि इस प्रकार की टिप्पणियां होती हैं। हमारा जो डेमोक्रेसी है हितेंद्र जी,
ये लोज के लिए जाना जाता है। यहाँ हाइज के लिए हम कोई बेंचमार्क नहीं करते हैं कि इससे हम बिलो द बेल्ट हम हिट नहीं करेंगे, हम एक स्टैंडर्ड मेंटेन करेंगे ताकि हमारी जो परिपक्वता है डेमोक्रेटिक फाइट की, उसमें परिपक्वता के साथ साथ उसमें थोड़ा रेस्पेक्ट फॉर डेमोक्रेटिक नॉर्म्स भी दिखे, तो उसके लिए हम कंसर्न्ड नहीं होते हैं। तो हम अपने अनुसार जो भी बातें होती हैं हम कह देते हैं। जैसे ममता बनर्जी खाना बना रही हैं किचन में, महिलाओं बनाती हैं, लोग भी बनाते हैं, ये तो इसमें अच्छी बात है, खाना बनाना चाहिए, तो लोग तंज कस देते हैं। प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर या होम मिनिस्टर किसी दलित के घर खाना खाने जाते हैं तो उस पर लोग तंज कसते हैं। तो मिला जुला करके हितेंद्र जी बात वहीं आकर के रह जाती है कि हमने अपना स्टैंडर्ड इतना नीचे गिरा लिया है कि ये फ्री फॉर ऑल है, कहीं कोई भी कुछ भी बोल सकता है और इसमें आप कोई इन्फ्लुएंस विड्रॉ नहीं कर सकते। अनुमान हम वहां लगाते हैं हितेंद्र जी जहां एक स्टैंडर्ड होता है, जहां उस स्टैंडर्ड के अगेंस्ट में अगर कुछ होता है तब हम अनुमान लगाते हैं। आज इन्होंने तंज कसा, कल टीएमसी वाले तंज कसेंगे, कल बीजेपी वाले तंज कस, कल कांग्रेस वाले तंज कसेंगे। ये फ्री फॉर ऑल सिचुएशन है हितेंद्र जी, और ये पूरा देश का ही है। मेरा स्पष्ट मानना है कि एक डेमोक्रेसी में जो मैच्योरिटी होनी चाहिए, एक जो स्टैंडर्डाइजेशन का काम होना चाहिए, हम लोग उसमें असफल हैं। और उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि हमने इसको एक बिजनेस बना लिया है। देखिए सत्ता के लिए लोग क्या नहीं करते हैं, और जब आप डेमोक्रेसी को जब हम बिजनेस बना लेते हैं तो हमारा जो मोह है वो सत्ता से बढ़ जाता है। हमारा मोह यह नहीं है कि हम लोगों की सेवा करना चाहते हैं, हम उनकी प्रॉब्लम्स को एड्रेस करना चाहते हैं। नहीं तो हितेंद्र जी एक सवाल मैं आपसे पूछता हूं और आपके दर्शकों से भी पूछना चाहता हूं कि आजादी के 74-75 साल बाद भी हमारी स्थिति इतनी दयनीय क्यों है? हम क्यों आज भी एक डेवलपिंग कंट्री हैं? हम क्यों भी सबसे बड़ा इंपोर्टर है वर्ल्ड में? आज हमारी गिनती विश्व के सबसे एक मतलब जो भूखे कंट्रीज में एक हमारा है। ह्यूमन इंडेक्स में हम इतने पीछे क्यों हैं? तो इसका कोई ना कोई वजह तो होगा। मुझे नहीं लगता है कि किसी भगवान का हमें साप की वजह से तो हम लोग पीछे नहीं हैं। हमारे साथ जो लोग देश आजाद हुए, जिनको तोड़ दिया गया, जर्मनी की बर्बादी हो गई थी, तबाह कर दिया था उसको अमेरिका ने, लेकिन आज जर्मन देखिए कहाँ खड़ा है। वो आपस में जुड़े भी। हितेंद्र जी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं बता रहा हूँ, वो आपस वहाँ के पॉलिटिकल लीडरशिप ने ईस्ट और वेस्ट जर्मनी को जोड़ दिया। और हमारी आपकी ये हिम्मत, हम जोड़ने की तो बात ही नहीं करते हैं कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, भारत मिलकर के एक नया इक्वेशन हम वर्ल्ड ऑर्डर बनाएंगे और पूरे विश्व को एक लाइट दिखाएंगे। हम तो हिंदू मुसलमान में लगे रहते हैं। तो ये हमारी जो सोच है हितेंद्र जी, इसमें वो स्टैंडर्डाइज करने की जरूरत है, इसका एक दायरा बढ़ाने की जरूरत। जब तक आप नहीं बढ़ाएंगे हितेंद्र जी, कल फिर वही सवाल पे हम आप बहस करेंगे कि आज राजीव जी टीएमसी वाले ने बीजेपी महिला लीडर के बारे में ये बोल दिया, इसके बारे में आपको क्या कहना? परसों फिर कोई और बोलेगा। ये तो बस नीति है उनकी और हमारी देश की नियति है। इसमें हम आप कुछ सुधार करने की दिशा में अगर प्रयास कर सकते हैं तो मुझे लगता है कि वो जारी रहना चाहिए। बाकी तो ये होता ही रहेगा हितेंद्र जी। क्योंकि जिस तरीके की जो राजनीति होनी चाहिए, क्योंकि विपक्ष में वहां पर बीजेपी है, तो ऐसे में जो ममता सरकार की खामियां उनको उजागर करना चाहिए, ना कि इस तरीके से तंज कसने चाहिए। लेकिन हमारा राजनीति का, बिल्कुल सही कहा आपने राजीव जी, कि राजनीति का जो स्तर है वो कहीं ना कहीं गिरता हुआ नजर आ रहा है, और इससे शायद कोई फायदा भी होने वाला जनता को नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए हितेंद्र जी कैसे फायदा होगा? मैं कहता हूं कि हमें 74 साल की आजादी के लिए मैं 25 साल शुरू का मैं माइनस करूंगा। मैं शुरू के 30 साल को मैं माइनस करूंगा, क्योंकि चीजों को संवारने में 25-30 साल लग जाता है। बहुत बड़ा देश है, तो 25-30 साल हम उसको माइनस करते हैं। हमें 40 साल में आज 40 उपलब्धि बता दीजिए। 40 में से 2 उपलब्धि हेल्थ के बारे में बता दीजिए, 2 एजुकेशन के बारे में बता दीजिए। आप बता दीजिए कि राजीव जी ये जो आपके हेल्थ सेक्टर में देखिए, टर्सरी केयर में आप विश्व में नंबर 1 है, और कोई भी आदमी कहीं भी जाकर के अपना ट्रीटमेंट करा सकता। आज बता दीजिए हितेंद्र जी, टर्सरी केयर के लिए आप इस रीजन में पीजीआई आते हैं, पीजीआई में जाकर देख लीजिए कितनी भीड़ होती है, और कहीं कोई नहीं है। हिमाचल, लाहौल, स्पीति से लोग चलते चलते, अब तो बिहार से भी लोग पीजीआईएमआर आने लगे कि बिहार और चंडीगढ़ के बीच में कोई ऐसा पब्लिक सेक्टर में हॉस्पिटल ही नहीं है जहां बेचारे को इस प्रकार से इलाज हो, जहां उनको इस इलाज में विश्वास हो। एजुकेशन की बात ले लीजिए कि बिहार से विद्यार्थी दिल्ली में पढ़ने आ जाते हैं, उनके बीच में कोई इंस्टीट्यूशन ही नहीं मिलता जो उसको रोके कि नहीं रुको,
राजीव, दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है, ये इतना बड़ा विश्वविद्यालय आपके शहर में है, आपके राज्य में है, कोई रोक टोक नहीं है, हम सीधा ट्रेन पे बैठते हैं, हम यहाँ पहुंच जाते हैं। आप कोई भी मैं आप कहेंगे कि राजीव भी थोड़ा ज्यादा क्रिटिकल है, मैं ये कहता हूं कि हमने जो कुछ भी हासिल किया वह बहुत ही इनएडिक्वेट है। इनएडिक्वेट होने के साथ साथ उसमें क्वालिटी नहीं है, और आज भी हम उस दिशा में काम नहीं कर रहे हैं। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर थोड़ा सा प्रयास कर रहे हैं, और उनको अगर प्रॉपर सपोर्ट मिले, उनका विजन जो है वो बिल्कुल सही है जब वो कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, लेकिन उस चीज को आगे ले जाने के लिए भी भारतीय जनता पार्टी को आगे आना चाहिए, काफी मेहनत करने की जरूरत है। आज एक बात कह करके मैं अपनी बात खत्म करूंगा हितेंद्र जी, एजुकेशन के मामले में देख लीजिए कि आपके 70-80% जो बच्चे हैं वो आपके गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस पे डिपेंडेंट हैं, लेकिन हितेंद्र जी आप सर्वे कर लीजिए, आपके जो 90% अपॉर्चुनिटीज हैं, जो आप जिसको हम प्राइवेट पब्लिक सेक्टर की अपॉर्चुनिटीज हैं, वो बच्चे कौन ले जाते हैं? वो ले जाते हैं जो टॉप इंस्टीट्यूशंस में पढ़ते हैं। टॉप इंस्टीट्यूशंस में 10% जो बच्चे पढ़ने वाले हैं 90% अपॉर्चुनिटीज ग्रैब कर लेते हैं। हमारे आपके लिए क्या बचता है? लेफ्ट ओवर। फिर हम आपस में लड़ते हैं कि 90 आदमी में से अब जो लड़ो जी 10 अपॉर्चुनिटीज के लिए, फिर हम कहते हैं कि नहीं जी वो रिजर्वेशन दो जी, ये करो जी वो, क्योंकि इनइक्वालिटी है एजुकेशन में, इनइक्वालिटी है हेल्थ फैसिलिटीज में। आपके पास पैसा है तो आप मैक्स और बड़े बड़े हॉस्पिटल मैदानता चले जाएंगे, हमारे आपके पास पैसा नहीं है तो हम कम्युनिटी हेल्थ सेंटर से स्टार्ट करेंगे और पीजीआईपी हमारी जर्नी खत्म हो जाएगी। इट्स एज सिंपल एज दैट। लेकिन ये जर्नी सिर्फ 90% लोगों के लिए क्यों है? व्हाई नॉट फॉर वो 10% लोगों के लिए जिन्होंने 90% अपॉर्चुनिटीज पे कब्जा कर रखा है, 90% अपॉर्चुनिटीज और रिसोर्सेज पे कब्जा कर रखा, उनके लिए नहीं है। ये कहीं ना कहीं हमारे नजर में, मैं इसको मानता हूं कि हमारा बहुत ही क्रिमिनल पॉलिटिकल फेलियर है कि हमने ऐसा सिस्टम आजादी के 74 साल बना दिया है, और इसको सुधारने की दिशा में हम सबको काम करने की जरूरत है। और हमें बड़ी खुशी होती है किशन जी, आप गाहे बगाहे डिबेट में इस प्रकार की इश्यूज को उठाते हैं, आपको मैं धन्यवाद देता हूं, और आप इसी प्रकार से ये करते रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। लेकिन जिस तरीके से ये जो इस तरीके की अनर्गल बयानबाजी है, इसका कोई राजनीतिक मतलब नहीं निकलता है, सिर्फ सियासी रोटियां सेकने का काम दोनों तरफ से किया जा रहा है। हालांकि जनता को इसका कोई भी फायदा होने वाला दिखाई नहीं दे रहा है। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। चलिए फिलहाल यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। सुन, कहाँ जा रहा है? मार्केट जाना होगा, बाहर सब खुला हुआ है। मास्क कहाँ है तेरा? मास्क इधर। लॉकडाउन खत्म हुआ है, कोरोना से लड़ाई खत्म नहीं हुई है। जब भी घर से बाहर निकलो तो मास्क पहन के निकलो। बार बार साबुन से हाथ धोते रहो या अल्कोहल के सैनिटाइजर से। जब भी किसी से बात करो, मार्केट में जाओ, कहीं भी जाओ, कम से कम 2 गज की दूरी रखो। खांसी हो, बुखार हो या सांस लेने में तकलीफ हो, तुरंत कोविड हेल्पलाइन नंबर 1075 या 8558893911 पर तुरंत कॉल करो। मास्क ना हो तो? मास्क ना तो गमछा लपेट लो। गमछा? हाँ शाबाश, अब जाओ। आप भी समझदारी दिखाइए, कोरोना को हराइए। बस करो माल साहब, ਤੁਸੀਂ रेडी होके फिर शुरू हो गए। ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਨਾ એનર્ਜੀ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਫੁੱਫੜ ਜੀ। ਓਏ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਓਏ 8 ਵਜੇ ਦਾ ਕਹਿ ਕੇ 11 ਵਜੇ ਆਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫੁੱਫੜ ਜੀ ਅੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਦੀ, ਥੱਕਿਆ ਜਿਹਾ ਸਰੀਰ ਰਹਿੰਦਾ।
थोड़े च इस उम्रे भी पूरी फुर्ती है। ਓਏ ਮੇਰੀ ਫੁਰਤੀ ਦਾ ਰਾਜ਼ ਹੈ ਵੈਦਵਾਨ ਦਾ X+ ਮਰਦਾਨਾ ਕੋਰਸ ਤੇ ਪਿਛਲੇ 30 ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਰਾਜ਼। ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰਦਾਨਾ ਤਾਕਤ ਲਈ ਇਹੀ ਰਾਮਬਾਣ। ਚੁਸਤੀ ਫੁਰਤੀ ਤੇ ਜੋਸ਼ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ X+ ਮਰਦਾਨਾ ਕੋਰਸ। कम ब्रेक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। पंजाब के राज्यपाल वीपी सिंह बदनौर ने राज्य के मुख्य सचिव और डीजीपी को तलब किया है। इस पर मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने नाराजगी जाहिर की है। सीएम ने यह कहा कि यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि पंजाब में कानून और व्यवस्था की स्थिति को लेकर के राज्यपाल बीजेपी के झूठे प्रोपेगेंडा में फंस गए हैं। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने यह भी कहा कि मोबाइल टावरों की मरम्मत की जा सकती है, लेकिन दिल्ली बॉर्डर पर मरने वाले किसानों को वापस नहीं लिया जा सकता। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि वीपी सिंह बदनौर झूठे प्रोपेगेंडा में फंस गए हैं और मुझसे प्रत्यक्ष रिपोर्ट मांगने के बजाय मेरे अधिकारियों को तलब किया गया है। दरअसल राज्यपाल वीपी सिंह बदनौर से बीजेपी नेताओं ने हाल ही में मुलाकात की थी, जिसमें बीजेपी नेताओं पर हमले और पंजाब में टावर्स को नुकसान पहुंचाने के मामले पर राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा गया था, जिसके बाद राज्यपाल ने राज्य के दोनों शीर्ष अधिकारियों को तलब किया है और उनसे पंजाब में चल रहे किसानों के विरोध प्रदर्शन के दौरान 1600 से अधिक मोबाइल टावरों को हुए नुकसान की रिपोर्ट देने को कहा गया है। जिस तरीके से लगातार किसान आंदोलन चल रहा है और किसान आंदोलन को लेकर के लगातार कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो नुकसान मोबाइल टावर को या फिर कॉरपोरेट घरानों की जितने भी जो बिजनेस या फिर शॉपिंग मॉल है वहाँ पर जिस तरीके से जो स्थिति बनी हुई है, बीजेपी नेताओं पर जिस तरीके से कुछ हमले भी सामने आए हैं, उसको लेकर के बीजेपी के नेता, बीजेपी का एक प्रतिनिधिमंडल जो है वो गया था राज्यपाल से मिलने। राज्यपाल वीपी सिंह बदनौर से जब मुलाकात की गई तो कानून व्यवस्था पर सवाल उठाया गया और उसको लेकर के राज्यपाल ने मुख्य सचिव और डीजीपी को तलब किया। हरजीत ग्रेवाल भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। हरजीत जी, आपका स्वागत है एनबी न्यूज पर। शुक्रिया जी। जिस तरीके से राज्यपाल ने मुख्य सचिव और डीजीपी को तलब किया है, उस पर नाराजगी जाहिर की गई है सीएम अमरिंदर की तरफ से। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि मुझसे रिपोर्ट मांगने की बजाय मेरे दोनों अधिकारियों को तलब किया गया है, दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसा है, एक तो राज्यपाल संवैधानिक प्रमुख हैं स्टेट के और उनकी भी कुछ ड्यूटी बनती है। जब पिछले 2.5-3 महीने से कैप्टन अमरिंदर ने पुलिस के हाथ बांध रखे हैं, प्रशासन के हाथ बांध रखे हैं, बीजेपी के लोगों के घरों के बाहर धरने दे रहे हैं, उनके व्यापार बंद करवा रहे हैं, उनको धमकियां दे रहे हैं, उनके घरों से झंडे उतरवा रहे हैं भाजपा के, तो ये संवैधानिक अधिकारों का भी हनन है और ह्यूमन राइट्स वायलेशन भी है। और उसको बार बार कंप्लेंट की गई, बार बार बताया गया, तो कोई भी कार्रवाई करने को तैयार नहीं था। हमारे प्रदेश अध्यक्ष के पे हमला हो गया, हमारे पे भी इस तरह के हमले हो रहे हैं और जिस तरह की बातें एक हमारे लीडर के होशियारपुर में तीक्ष्ण सूद जी के घर पे आके गोबर फेंक गए, इस तरह से सभी जगह कर रहे हैं, तो ये कोई अच्छी बात नहीं हुई है। और इसको जब राज्यपाल जी के सामने रखा गया तो उनका, क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह तो करना ही नहीं चाह रहे कुछ भी, तो फिर वो क्या करते, उन्हीं को बुला के कहना। सीएम से क्या उन्हें सीधा सीएम से बात नहीं करनी चाहिए थी? क्या सीधा ही अधिकारियों को तलब कर लेना चाहिए था? नहीं, तो अधिकारियों से पूछने का उनका अधिकार है, वो संवैधानिक प्रमुख हैं कि भाई ये क्या हो रहा है। हमारे साथ कांग्रेस से प्रीतपाल जी, अगर राज्यपाल ने अधिकारियों को बुला लिया है तो क्या गलत कर दिया है? क्या मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हेलो, मेरा सवाल यह है, जिस तरीके से सीएम अमरिंदर सिंह ने नाराजगी जाहिर की है, जो दोनों अधिकारियों को तलब किया गया राज्यपाल की तरफ से, तो उसमें क्या गलत हो गया? देखिए, गलत कुछ नहीं हुआ। बात ऐसी है कि जो सरकार होती है, जो हमारा हिंदुस्तान है, वो डेमोक्रेटिक कंट्री है, रजवाड़ाशाही कंट्री नहीं है।
अगर इस संविधान में अगर किसी प्रमुख को चुना गया है लोगों ने वोटों के अधिकार से, वो कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार को चुना गया है, वो तो उनके अधिकारी हैं। अगर किसी चीज का स्पष्टीकरण लेना है तो राज्यपाल तो मुख्यमंत्री होता है, ये बाय लॉ है और कॉन्स्टिट्यूशनल है। ठीक है, आप कॉन्स्टिट्यूशनल और बाया मीडिया जाकर आप डायरेक्ट अधिकारियों को बुलाने लग जाओगे तो बहुत इशू हुए हैं। तो ममता बनर्जी भी वहां पे बहुत कुछ कह रही है बंगाल में। क्यों जा रहे हैं जेपी नड्डा, क्यों जा रहे हैं अमित शाह वहां पे? वो भी लिख के दे रही है ना, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है। तो आज इन्हें 44 किसान जो शहीद हो गए हैं वो तो दिख नहीं रहे राज्यपाल जी को। उन्हें दिख रहे हैं कि टावरों को नुकसान हो गया, जिनके बचोलिए मोदी जी हैं और भाजपा के लोग हैं। कल भी रैली में ये बोले कि 160 टावर तोड़ दिए गए। अरे भैया, जो हमारे किसानी संघर्ष में नौजवान शहीद हो गए हैं, लोग शहीद हो गए हैं, उनका हिसाब कौन देगा? 302 के मुकदमे दर्ज होने चाहिए इन लोगों के खिलाफ। लोगों ने सुसाइड नोट्स लिख के गए हैं, किसके खिलाफ लिख के गए हैं? भाजपा की सरकार के खिलाफ लिख के गए हैं। क्यों ना हो इनके खिलाफ कार्रवाई? अगर करना है मार दिया जाए पंजाब में। गए थे मिलने, क्यों राज्यपाल ने टाइम नहीं दिया? राष्ट्रपति ने क्यों टाइम नहीं दिया? क्यों जंतर मंतर में धरना लगाना पड़ा? हमें हमारी बात भी सुने, हमारे बिल्स करे हुए हैं, हमें लोगों ने चुना हुआ है, वोटों के अधिकार से चुना हुआ है। जिस वोटों से मोदी जी उस कुर्सी पे बैठे हैं, उसी वोटों के अधिकार ने कैप्टन अमरिंदर सिंह को सुना। क्यों नहीं राष्ट्रपति ने सुनी हमारी बात? वो बात भैया। हरजीत जी, क्या पंजाब को भी पश्चिम बंगाल बनाने की कोशिश की जा रही है? ऐसा है, पश्चिम बंगाल बनाने की कोशिश कांग्रेस कर रही है। कांग्रेस ने हमेशा अपने हित साधने के लिए पहले भी आतंकवाद पैदा किया और भिंडरावाला इनका ही काम था, कांग्रेस का ही करते करते इन्होंने आतंकवाद ला दिया। और उसके बाद जो जो हुआ वो सबको मालूम है। 84 हुआ, बाकी 6 जेनोसाइड हुआ, तो वो सब पता है। मगर आज जो कांग्रेस कर रही है, एक तो ये टावर तोड़ने को, टावरों को उनके कनेक्शन काटने को जायज ठहरा रहे हैं। और दूसरा, गवर्नर के पास ये अधिकार होता है कि वो जानकारी ले सकते हैं ऑफिसर से और प्रशासन से। जब चीफ मिनिस्टर नई बात सुन रहा हो और चीफ मिनिस्टर खुद आके मीडिया में कह रहा हो कि मैं बीजेपी के लीडरों की जिम्मेदारी नहीं लूंगा, और उसका क्या मतलब हुआ? कानून तोड़ने की, शांतमय आंदोलन का तो अधिकार है, कानून तोड़ने का किसने अधिकार दिया है? तो इसलिए वो जैसे जैसे हो रहा है उसकी जानकारी लेना गवर्नर का विशेषाधिकार भी है, ऐसी बात नहीं है। मगर ये उन सब चीजों को जायज ठहरा रहे हैं जो हो रहा है, और उनको जायज नहीं ठहराना चाहिए। पंजाब के हालात खराब करने की जिम्मेदारी कांग्रेस की होगी, और हम इस चीज को किसी भी हालात में नहीं होने देगी भारतीय जनता पार्टी। और जी, अगर जनता ने सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह को सीएम चुना है तो क्या कानून व्यवस्था को बिगड़ने देंगे? या जिस तरीके का जो माहौल फिलहाल बनता हुआ दिखाई दे रहा है वो काफी संवेदनशील है, और इस हालत के लिए जिम्मेदार आपको ही ठहराया जा रहा है, सीएम कैप्टन को ही ठहराया जा रहा है? देखिए, बात ऐसी है, ये मुट्ठी भर लोग भी नहीं है। कल धरने में देखा गया, और इनके पास नॉलेज भी नहीं है, गरेवाल साहब, और बीच में ग्रुपिज्म इतनी है कि पूछो ही मत। कल अश्विनी शर्मा के धड़े ने वहां पे प्रदर्शन। जी, मैं ये कहना चाहता हूं, चाहे ये एक सभी बटे हुए हैं, ये सभी नेता अलग अलग बटे हुए हैं, लेकिन अगर ये बीजेपी के नेता हैं, बीजेपी पार्टी से संबंध रखते हैं, तो इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है अगर ये पंजाब में रहते हैं, पंजाब के निवासी हैं? अरे भैया, बात ऐसी है, अगर आप इस टाइम जन आंदोलन बन चुका है, किसानी आंदोलन, ठीक है, लोगों के बीच में भाजपा के लोगों के प्रति गुस्सा बहुत है, बट फिर भी 180 दिन होने के बावजूद यहाँ पे कोई घटना नहीं घटी। कुछ लोग शरारती आंसर इनके द्वारा क्रिएट किए घटनाएं घटा रहे हैं, कभी करके पिकनिक पे जा रहे हैं। भैया, सर्द रातों में कौन पिकनिक में सोता है जाकर खुले आसमान के नीचे? ये पूछो तो सही इनसे। एक तरफ तो देश का जी बिल्कुल हरजीत जी, क्या जिस तरीके से जो किसान आंदोलन चल रहा है उसमें लेकर के जिस तरीके से जो बीजेपी नेताओं पर हमले हुए हैं, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पर भी हमला हुआ है, क्या वो खुद ऐसे हमले करवाए गए हैं जिस तरीके से प्रीतपाल जी कह रहे हैं कि खुद ही क्रिएट किए गए हैं ऐसे लोग जिन्होंने इस तरीके के वारदातों को अंजाम दिया? आप इनको भगवान, मैं तो यही प्रार्थना करूंगा कि इन लोगों को सद्बुद्धि दे। पहली बात तो जो ये कह रहे हैं कि हमारे ग्रुप्स में बंटे हुए हैं, हम सब अश्विनी शर्मा जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके नेतृत्व में काम करते हैं और हम यूनाइटेड हैं, एक हैं।
और दूसरी बात मैं इनकी बता दूं कि ये जो कह रहे हैं हमले करवाए हैं, कल राजपुरा से 2 बसें गई हैं और लोगों की बिठा के, उनमें कोई किसान नहीं था। उन्होंने वहां जाके लुधियाना में जो गड़बड़ की है वो सारे कांग्रेसी थे और जो पकड़े गए उनको देख लो, उनके फोटोग्राफ भी मैं दिखा सकता हूँ कांग्रेस के कार्यक्रमों में। तो ये इस तरह से कांग्रेस ही ये गड़बड़ें करवा रही है, जानबूझ के हमारे कार्यक्रम नहीं होने दे रही। किसान क्यों इन कामों में पड़ेगा? किसान तो वहां बैठा है बॉर्डर पे जाके, और ये गड़बड़ जहां वो मसला केंद्र सरकार का और किसानों का है, वो किसानों की और केंद्र सरकार की बातचीत भी चल रही है, लेकिन पंजाब का माहौल खराब ना हो प्रीतपाल जी, जिस तरीके से अब हो रहा है, चाहे वो टावर्स की बात हो या फिर बीजेपी नेताओं पर हमले की बात हो, इस तरीके की अगर स्थिति बनेगी तो इसके लिए जिम्मेदार जो है वो पंजाब के सीएम ही हैं। ये इस बात को आपको स्वीकार करना पड़ेगा और कानून व्यवस्था को दुरुस्त भी करना पड़ेगा। ये कह रहे हैं कि 2 बसें भर के गई। ओ भैया, जो हरियाणा और पंजाब के लोग और बाकी सूबों के लोग बैठे हैं अपना शंभू बैरियर, सिंघू बैरियर और वहाँ पे सीकरी बॉर्डर पे, वो कहाँ से आए हैं? हनुमान बेनीवाल कहाँ से आए हैं? तो हरियाणा का सीएम उस मुद्दे पर जब बात करते हैं तो उस पर भी होती है, लेकिन फिलहाल बात पंजाब की कानून व्यवस्था पर हो रही है। उसको राज्यपाल तो बुलाए, खट्टर शट्टर को तो बुलाए राज्यपाल। उसने घट्टे गोदे हैं, सरकारी प्रॉपर्टी का नुकसान करने का भरपाई कौन करेगा भैया? तो आप यहाँ पे तो कह रहे हो कि टावर वो भी किस कंपनी के तोड़े गए, उनके बिचौलिए बन गए। हमने कहा है किसी भी आदमी का टावर तोड़ना नहीं, गलत है, हमने उसे दुरुस्त भी कराया, पर जो 44 जाने चली गई उसका जिम्मेदार कौन है? उसकी FIR। चलिए ठीक है, बिचौलिए भी मान लिया, लेकिन अगर इन पर हमले होते हैं तो ये किसके बिचौलिए? ये तो खुद अपनी सुरक्षा भी मांग रहे हैं ना। जो 40 जाने गई हैं वो कोई खालिस्तानी नहीं थे, देश का किसान था जिसने ठंडी रातों में जाके अपनी जाने दी हैं। उसका जिम्मेदार कौन है? ग्रेवाल साहब, उसकी भी क्लैरिटी दे दीजिए। अन्नदाता तो कह रहे हो अगर अंबानी की कंपनी के टावर टूटे हैं तो मोदी जी को दर्द हुआ, पर जो हमारे किसानों की जमीन छीनना चाहते हैं उसका दर्द कहाँ गया? उसका भी तो बता दीजिए आप बीजेपी को कह रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर हमारी जिम्मेदारी है। आप भी अपनी स्टेटमेंट्स को दुरुस्त करके दिया कीजिए ताकि पंजाब का माहौल ना खराब हो पाए। कभी आप अर्बन नक्सल बोल देते हो, कभी आप खालिस्तानी बोल देते हो, कभी आप माओवादी बोल देते हो, तो उसका जिम्मेदार कौन है? आप प्रीतपाल जी मेरे साथ जुड़ने के लिए, हरजीत ग्रेवाल साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन जो पंजाब की फिलहाल स्थिति बन रही है और जिस तरीके से राज्यपाल की तरफ से 2 उच्च अधिकारियों को समन दिया गया, उन्हें बुलाया गया है, उससे अब कहीं ना कहीं जो पश्चिम बंगाल की स्थिति है, राज्यपाल बनाम सीएम वाली वही स्थिति यहां पर बनती हुई दिखाई दे रही है, जैसा कि आरोप लगाया है सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने। और जो कानून व्यवस्था बिगड़ती हुई नजर आ रही है पंजाब की, उसको लेकर के अब लगातार जो सवाल है वो उठाए जा रहे हैं बीजेपी की तरफ से। फिलहाल मेरे साथ इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। आप बने रहिए AMD न्यूज के साथ।